नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई। इसके पहले भी स्टार्टअप पॉलिसी आई थी 3-4 साल पहले, लेकिन उसको रिवाइज करके फिर से कुछ चेंजेस हुए और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में दोबारा लॉन्च की। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या प्रोविजंस हैं इस स्टार्टअप पॉलिसी में, कौन इसको मैनेज करेगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या टारगेट रखा गया है, 3-4 टारगेट्स हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। फाइनेंस कहाँ से आएगा उसके बारे में भी देखेंगे। और इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं उसमें, इस स्टार्टअप पॉलिसी में, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, खास करके जो 2022 में मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इसको बनाया है। तो जो लोग प्रीलिम्स भी देने जाएंगे, जिसका एग्ज़ाम जून में है, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही जो फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे डिटेल सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं जो कि डायरेक्टली उस पॉलिसी से लिए गए हैं और वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उनको भी अगर आप एग्ज़ाम में मेंशन करते हैं, कोट करते हैं, तो आपके मार्क्स ज़्यादा इल्ड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, मतलब इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ होगा। मैं इसको इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे उससे आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ कंटेंट हैं जो इस पूरे पॉलिसीज़ में दिए हुए थे और जिसमें से मेन कंटेंट को मैंने उठा के इसमें रखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बार सिलसिलेवार तरीके से इसको पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल देखेंगे, जो प्रियम्बल है इस पॉलिसी का। उसके बाद मिशन गोल देखेंगे, पॉलिसी पीरियड और उसका एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कितने साल के लिए है। नॉर्मली 5 साल के लिए ही है, ये एक ही लाइन लिखा हुआ है उसमें। फिर नोडल एजेंसी, जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जैसे नोडल एजेंसी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है। ये 4 बॉडीज़ हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। हायरार्की वाइज हैं ये, तो इनको देखेंगे। डेफिनेशन कुछ देखेंगे, जैसे स्टार्टअप्स क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, फिर इंक्यूबेटर्स क्या होता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, युवा हब, उसका इससे क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। एनआरआई को इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी देखेंगे। तो बाकी और कुछ इंसेंटिव्स, जैसे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में देखेंगे, कहाँ बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट क्या क्या रियायतें देगी। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रियम्बल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ से आप पॉइंट्स उठा के, लाइन उठा के डायरेक्टली मेंस में कोट कर सकते हैं। और कुछ फैक्ट्स भी हैं जिसका प्रीलिम्स में इस्तेमाल हो सकता है, उसको पूछा जा सकता है क्वेश्चन बना के। जैसे इसको मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप हिंदी वाला देख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द स्टेट अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप पॉलिसी, आईटी एंड स्टार्टअप पॉलिसी इन 2016। मतलब 2016 में आईटी एंड स्टार्टअप पॉलिसी आई थी पहली बार, उसको रिवाइज किया गया 2017 में। उसका भी नाम था आईटी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017। फिर उसके बाद कुछ और भी चेंजेस हुए, जैसे स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिर यूपी गवर्नमेंट का जो खुद का एक सपना था कि ग्रास रूट लेवल पर स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, जिसमें युवा हब इनिशिएटिव वो लेके आए थे, इनोवेशन हब लेके आए थे। फिर एक लार्जेस्ट इंक्यूबेटर बन रहा है, यहाँ ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, लार्जेस्ट इंक्यूबेटर बन रहा है लखनऊ में। ये भी, इसकी भी स्थापना की जानी थी या इसके ऊपर काम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए फिर से उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट इज एमिंग टू इनकलकेट द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट स्कूल लेवल itself in order to make students learn virtue of entrepreneurship during early years of education। ठीक है, तो मतलब बचपन से ही उनके अंदर एक स्टार्टअप को लेके जो एक कल्चर है उनके अंदर डेवलप करना है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से ही इसको कल्टीवेट करना शुरू करेंगे। इस पॉलिसी के अंदर ये इस चीज़ की महत्वता को दर्शाया गया है।
ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है द न्यू पॉलिसी एम्स टू बिल्ड होलिस्टिक स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप ecosystem in the state by supporting establishment of tinkering labs in school। ठीक है, टिंकरिंग लैब्स वगैरह, ई सेल इन कॉलेजेस, ई सेल मतलब इंटरप्रेन्योरशिप सेल्स इन कॉलेजेस, इंक्यूबेटर्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ये चीज़ें की जाएंगी इस स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, आप ये हिंदी में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने प्रेम्बल देखा, अब आइए देखते हैं मेन चीज़ जो एक्चुअली में दिया हुआ है उसमें स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में। तो मिशन क्या है उसका? प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रासरूट लेवल लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन नीच सेक्टर देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेट इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। मतलब इसमें एक तो ये है कि स्टार्टअप कल्चर को ग्रास रूट लेवल से, फाउंडेशन लेवल से डेवलप करेंगे, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेंगे इस पॉलिसी के तहत। इसमें कुछ गोल्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं। वो गोल्स क्या हैं? देखिए, 3 जो है स्टेट इन द स्टेट ऑफ स्टार्टअप रैंकिंग, मतलब टॉप 3 स्टेट में इसकी रैंकिंग होनी चाहिए, ऐसा गोल इसमें निर्धारित किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप रैंकिंग है ना, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें टॉप 3 में आना है। ठीक है, ये एक तो पहला गोल है। दूसरा गोल है स्टेब्लिशमेंट एंड सपोर्ट ऑफ 100 इंक्यूबेटर्स, मिनिमम 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब 100 इंक्यूबेटर बनाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक होगा। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मतलब कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेटर तो होगा ही। अब इंक्यूबेटर क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, प्रॉपर डिफिनेशन उसका जो लिखा हुआ है, जो इस पॉलिसी में लिखा हुआ था वो डिफिनेशन। फिर तीसरा गोल क्या है? क्रिएट द इकोसिस्टम फॉर एटलीस्ट 1000 स्टार्टअप्स इन द स्टेट। मतलब कम से कम 10,000 स्टार्टअप, 10,000 स्टार्टअप्स इन द स्टेट। 10,000 स्टार्टअप्स को लगाने की बात की गई है स्टेट में, काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है ये। फिर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। ठीक है, फिर एक लार्जेस्ट इंक्यूबेटर, जो मैंने बताया ना 100 इंक्यूबेटर बनाना है हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक, उसमें जो सबसे बड़ा इंक्यूबेटर होगा वो लखनऊ में होगा। पॉलिसी पीरियड का टाइम जो होगा वो 5 साल का होगा, यानी 2020 से ये पॉलिसी स्टार्ट है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक ये चलेगी। ठीक है, यानी 25 के अप्रैल तक, या जब तक 25 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का बजट नहीं आ जाता तब तक। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, इसका 4 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होगा, मतलब हायरार्की होगी जो 4 लेवल की होगी। ठीक है, तो पहले जो सबसे पहला ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस जो करेगा वो होगा स्टार्टअप नोडल कमेटी या स्टार्टअप नोडल एजेंसी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होगा। ठीक, और ये सिंगल विंडो एक्ट करेगा, एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर ऑल स्टार्टअप से रिलेटेड मैटर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसके पास पैसे हैं, जो स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है, जिसके पास आइडिया है, तो जितने भी, अब इनिशियली वो जब जहाँ पे भी जाएगा अपने स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेरी के बारे में, या उसको कैसे खड़ा करें, क्या पेपर वर्क्स लगेंगे, किस तरीके से हमको उसमें जो पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करने हैं, तो इन सब मैटर्स के लिए वो सबसे पहले जिस एजेंसी से मिलेगा वो होगी स्टार्टअप नोडल एजेंसी। ठीक है, तो इसका काम जो होगा सबसे निचले लेवल पर, ये ग्राउंड लेवल पर काम करेगी। इसके ऊपर जो होगी वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होगी। इसको हेड करेगा कौन? चेयरमैन होगा इसका एक बेसिकली, और इसका जो चेयरमैन होगा वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा? ये जो भी स्टार्टअप नोडल एजेंसी है, ये जो भी काम करेगी, उसके काम को ये देखने का काम करेंगी, मतलब उसको सुपरवाइज करने का काम करेंगी। और फिर उसके बाद कुछ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जब अगर करना होगा, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ा आ गया, तो जो बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे उसको स्टार्टअप नोडल एजेंसी नहीं देखेगी, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट पर, और फिर उसको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट देखेगी। या अगर इसके बस की भी बात नहीं होगी तो वो थर्ड लेवल पे, जो टियर 4 गवर्नेंस है उसके थर्ड लेवल पे जो आती है एजेंसी या कमेटी, उसको ट्रांसफ़र करेगी। जो ये तीसरे लेवल की कमेटी है, इसका नाम है PMIC, पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कमिश्नर। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमिश्नर होगा उसके अंडर में ये कमेटी काम करेगी, वो उसका चेयरमैन होगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? टू टेक डिसीजन ऑन मैटर्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन और एनी अदर इशू रेफर्ड बाय पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट फॉर डिसीजन मेकिंग।
ठीक है। तो ये सबसे पहला काम जो इसका सबसे बड़ा काम है वो है इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। मतलब कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, लैंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है। उन सारे डिपार्टमेंट्स में अगर एक स्टार्टअप इस्टेब्लिश होने जा रहा है तो ये सारे फील्ड में वो काम कर सकता है, और सारी सेवाएं भी उसको एक साथ चाहिए होंगी। जैसे बिजली चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, तो उसके लिए परमिशन वगैरह ग्रांट कराने के लिए ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन कराएगा। तो इसका मेन काम ये होगा। फिर फिर इसका जो नेक्स्ट काम होगा उसमें लिखा हुआ है कि अदर इश्यूज रेफर्ड बाय पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो काम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के बस का नहीं होगा वो इसको भेजेगा। फिर ये मंथली रिव्यू भी करेगा स्टार्टअप पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन को। तो मतलब जो ये जो हमारी जो 2020 की उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उसका मंथली बेसिस पे रिव्यू भी करना पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का ही काम होगा। इसके ऊपर जो कमेटी आएगी वो उसका नाम होगा स्टीयरिंग कमेटी, और उसको खुद हेड करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। ठीक है। फॉर डेलिब्रेशन ऑन पॉलिसी मैटर्स, इंटर डिपार्टमेंटल कोलेबोरेशन एंड प्रोग्रेस रिव्यू ऑन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आउटकम्स। तो मतलब जो सबसे टॉप लेवल की गवर्नेंस बॉडी है वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन पे भी ध्यान देगी, प्रोग्रेस पे भी को भी देखेगी, और इम्प्लीमेंटेशन भी देखेगी कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी, इस कमेटी के अदर मेंबर्स कौन कौन से होंगे? देखिए, हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर होंगे वो, चीफ सेक्रेटरी होंगे, और भी बहुत से जितने हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब मैक्सिमम 90% जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सारे कोलाबोरेट करेंगे इसमें। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने इसमें रखे हैं, और भी सारे थे लेकिन उनको लेना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। तो आप ये ऐसे याद रखिएगा कि जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं 80 to 90% सारे कोलाबोरेट करेंगी, और सारे इसके मेंबर होंगे स्टीयरिंग कमेटी के, और प्लस उनके सेक्रेटरी भी। डिफिनेशन देख लेते हैं। स्टार्टअप स्टार्टअप का डिफिनेशन क्या है? जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टार्टअप वो कंपनी होती है या वो एंटिटी होती है जो 10 साल के अंदर की हो, मतलब उसका एज 10 साल से बाहर ना हुआ हो। कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी जो 10 साल तक की एज की हो या उससे कम की हो तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे। दूसरा कंडीशन है कि टर्नओवर ऑफ द एंटिटी फॉर एनी of the financial year since incorporation or registration has not exceed 100 करोड़ रुपीस। मतलब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका टर्नओवर नहीं हुआ हो कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो जितने साल की भी है 10 साल से कम के एज में। फिर थर्ड कंडीशन है एंटिटी इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस और सर्विसेज, एंड उसकी कैपेसिटी है हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। ठीक है। तो ये तीसरा एक क्राइटेरिया है कि मतलब वो इनोवेशन पे काम कर रही है, डेवलपमेंट पे काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है उसके इम्प्रूवमेंट पे काम कर रही है, या फिर उसका जो पोटेंशियल है वो हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है और वेल्थ क्रिएशन का है। तो ये तीन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर फॉलो करती है, तीन क्राइटेरिया फॉलो करती है कोई कंपनी, तो वो स्टार्टअप कहलाएगी। फिर उसके बाद इंक्यूबेटर्स, मैं कई बार नाम ले रहा था कि जैसे लखनऊ में सबसे बड़ा इंक्यूबेटर आने वाला है, 100 इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे पूरे स्टेट में, और कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेटर होगा। तो ये इंक्यूबेटर होता क्या है एक्चुअली? देखिए, इंक्यूबेटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे कैसे? प्रोवाइडिंग प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिस स्पेस एंड शेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई एजेंसी प्रोवाइड कराती है किसी जगह पे तो उसको इंक्यूबेटर कहा जाएगा। क्या क्या फैसिलिटी? जैसे मीटिंग कॉन्फ्रेंस का, ऑफिस का स्पेस देगी अगर किसी स्टार्टअप को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में बताएगी, उसको शेयर करवाएगी या उसमें फैसिलिटेट करेगी, उसको हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कराएगी, तो उनको इंक्यूबेटर कहा जाएगा। इंक्यूबेटर शैल ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू स्टार्टअप। जैसे क्या क्या? मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, फंडिंग, लीगल सर्विसेज, अकाउंटेंसी, टेक्निकल असिस्टेंस, नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। मतलब ये सारी सर्विसेज अगर कोई संस्था प्रोवाइड कराती है तो उसको इंक्यूबेटर कहा जाएगा। फिर एक फंड, अब फंड की बात करते हैं तो एक होता है वर्चुअल कैपिटल फंड। तो वर्चुअल कैपिटल फंड जानने से पहले मैं आपको बताऊं, आप समझिए वर्चुअल कैपिटल कंपनी क्या होती है। तो एक वर्चुअल कैपिटल कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी कंपनी में, दूसरी कंपनी में या किसी भी स्टार्टअप, हम यहाँ पे अगर कहें तो ठीक रहेगा,
उसमें इन्वेस्ट करती है। क्यों इन्वेस्ट करती है? क्योंकि उस स्टार्टअप में उस कंपनी को हाई प्रॉफिट दिखता है, उसको लगता है कि अगर मैं आज इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो आने वाले समय में मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। उसके स्टेक में या उसके इक्विटी में या उसके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में ये स्टार्टअप बहुत बूम करेगा और उससे मैं काफ़ी प्रॉफिट कमाऊंगा। तो वो एक फंड क्रिएट करती है उस कंपनी का। वो जो वर्चुअल कैपिटल कंपनी होती है उसका काम ही यही होता है कि अलग अलग कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट करें। वो कंपनी इसी चीज़ के लिए ही बनी होती है। तो वो एक फ़ंड बनाते हैं सब, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल कैपिटल फंड। ठीक है, और उसी फंड के थ्रू वो जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट फंड दैट मैनेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स सीकिंग इक्विटी स्टेक इन स्टार्टअप विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, मैंने बताया ना, जो स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है, तो उनके लिए जो वर्चुअल कैपिटल कंपनी जो होती है वो एक फंड बनाती है और उस फंड में उस मनी को मैनेज किया जाता है जो कि इनके स्टेक्स वगैरह, इक्विटी वगैरह खरीदने में इन स्टार्टअप्स के लगाया जाता है। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड एज हाई रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी। तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए, कोई भी स्टार्टअप है वो फ्यूचर में क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगी या फेल हो जाएगी, इसका तो कोई नहीं जान रहा। लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखती है और बहुत ही ज़्यादा बूम करेगी, हाई रिटर्न देगी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कैपिटल लगाने के लिए ये फंड को क्रिएट किया जाता है। अब देखिए, एक वर्ड है एंजल इन्वेस्टर। ये आपने कई बार सुना होगा, अगर आप पढ़ाई में लगातार लगे हुए हैं तो ये वर्ड कई बार सुना होगा आपने स्टार्टअप से रिलेटेड। अभी एंजल इन्वेस्टर होते क्या है? एंजल इन्वेस्टर कुछ नहीं, एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता है जो अर्ली स्टेज फंडिंग प्रोवाइड कराता है स्टार्टअप्स को। अब कोई भी स्टार्टअप है, शुरुआत में बहुत ही छोटा है, केवल उसके पास आइडिया है, फंडिंग है नहीं कि वो कैसे ग्रो करे, तो जो अर्ली स्टेज पे, फर्स्ट स्टेप पे जो उसको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है वो होता है एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर शुड बी रजिस्टर्ड विथ एसएबी और बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूपी। मतलब ये जो भी एंजल इन्वेस्टर होना चाहिए होगा, जो भी स्टार्टअप में फंड प्रोवाइड कराएगा, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। किससे? सेबी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ यूपी से। ऐसा कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं हो सकता जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और आगे पैसा दे दिए, फिर तो वो ब्लैक मनी हो जाएगा ना। तो इसलिए ये इसको रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देख लेते हैं। तो देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ऑनलाइन स्टार्टअप इन यूपी प्लेटफॉर्म। अब ये वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसका क्या काम है? ये काम करेगा एज अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, मेंटर्स एंड अदर रिलेवेंट स्टार्टअप स्टेक होल्डर टू इंगेज विथ ईच अदर। मतलब ये एक ऐसा, अब आप समझ लीजिए इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह। तो ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन काम उसी तरह करेगा। कैसे? जैसे एक मान लीजिए आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया। अब उस ग्रुप में सारे ऐड हो गए, स्टार्टअप ऐड हो गए जो भी हैं, और इन्वेस्टर्स ऐड हो गए हैं, इंक्यूबेटर्स ऐड हो गए हैं, मेंटर्स उसके ऐड हो गए, या फिर जितने भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उस स्टार्टअप से, वो सारे ऐड अप हो गए इसमें। तो वो सारे एक साथ एंगेज करेंगे, अपनी बातें पूछेंगे, उसमें एक दूसरे को बताएंगे, आइडिया शेयर करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं उसको रेज करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन मिला उनको तो उसको बताएंगे। तो ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इस ऑनलाइन वेब मोबाइल प्लेटफॉर्म का। ठीक है, जिसका नाम है ऑनलाइन स्टार्ट इन यूपी प्लेटफॉर्म। ठीक है, द प्लेटफॉर्म शैल बी द डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड विल सब्सटेंसली इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब ये ट्रांसपेरेंसी और एग्जीक्यूशन को कैसे जो है इन्हांस करेगा? क्योंकि सारे लोग एक साथ मिलकर जब एक ही प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो भी डाउट वगैरह रेज करेंगे तो सभी को पता चलेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं एनुअल स्टार्टअप रैंकिंग। इसके बारे में, ये एक तो रैंकिंग होगी जो स्टार्टअप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगी, एक उत्तर प्रदेश खुद कराएगा, जिसमें बोला गया है स्टेट लेवल एनुअल स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको यूपी रैट के नाम से भी इसका एब्रीविएशन दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, उसका एब्रीविएशन ये होगा, शैल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स विच विल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। मतलब कुछ पैरामीटर्स होंगे, उनके ऊपर ये जो स्टार्टअप्स हैं और इंक्यूबेटर्स हैं इनको रैंक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही ये व्यवस्था लागू होगी क्यों इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, एक जो रैंकिंग होगी वो तो नेशनल लेवल की होगी, ये स्टेट लेवल की होगी। फिर पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन
कमिटी, ठीक है, शैल बी द अप्रूवल अथॉरिटी फॉर डिफाइनिंग द एनुअल रैंकिंग पैरामीटर। तो पैरामीटर को कौन डिफाइन करेगा? ये पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ये डिसाइड करेगी, ठीक है। और रैंकिंग जो होगी ये कंडक्ट कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंसी, किसी एक्सटर्नल एजेंसी को हायर किया जाएगा, वो रैंकिंग कंडक्ट करने का काम करेगी। फिर फॉस्टरिंग इनोवेशन थ्रू एकेडमिक इंटरवेंशन। अब एकेडमिक्स में कैसे इंटरवेंशन करके इनोवेशन को हम बढ़ावा देंगे? तो यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाएगी और इससे स्टार्टअप कल्चर को डेवलप किया जाएगा। स्कूल सिलेबस में भी कुछ वैसा ही है। बेसिक एजुकेशन ऑन इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल सिलेबस टू डेवलप एन एप्टीट्यूड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एट एन अर्ली स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्मल एजुकेशन। मतलब अर्ली स्टेज पर ही इसको इनकलकेट किया जाएगा। क्रिएटिंग फ्यूचर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। गैप ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी प्रावधान है। गैप ईयर स्टूडेंट मतलब सिंपली मैं बता दूं तो 1 साल का गैप, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, मान लीजिए 3 साल का है या 4 साल का है, तो वो 1 साल गैप लेके अपना जो है इसमें स्टार्टअप के लिए काम कर सकता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट हु विश टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप शैल बी अलाउड टू टेक ब्रेक ऑफ 1 ईयर, ठीक है। जो मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने का, ग्रेजुएशन लेवल को या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को, तो उसमें इसको काउंट नहीं किया जाएगा जो ये 1 साल का गैप लेगा। फिर स्टूडेंट प्रोजेक्ट, कुछ कॉलेजेस में ऐसे प्रावधान होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें उसको बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो उस फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में वो स्टार्टअप आइडियाज़ को अपने रख सकते हैं, ये परमिसेबल होगा, ठीक है। Students, entrepreneurs working on a startup idea shall be permitted to convert their startup project as their final year project towards degree completion। तो डिग्री जब वो लेने जाएंगे तो अपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्टअप प्रोजेक्ट के तौर पे रख सकते हैं वहाँ पे। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ई सेल इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड स्कूल। तो ई सेल क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल लेवल पर भी। फिर फंडिंग, अब देख लेते हैं फंडिंग कहाँ से आएगी। तो गवर्नमेंट जो है एक फंड ऑफ फंड बनाएगी 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स के लिए। इसको फंड ऑफ फंड क्यों कहा जाता है? तो ये फंड ऑफ फंड मतलब देखिए इसमें 2 बार फंड हुआ है। शैल बी इन द फॉर्म ऑफ फंड ऑफ फंड, मतलब कि छोटे छोटे कई फंड क्रिएट किए जाएंगे और उन सारे फंडों का एक फंड होगा जो ये 1000 करोड़ रुपए वाला होगा। अब ये 1000 करोड़ रुपए में से पैसे निकाल के उन छोटे छोटे फंड्स में दिए जाएंगे जो कि बनाए जाएंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। डॉटर्स फंड उनको बोलेंगे। जैसे लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ फंड बनाया गया जिसमें लैंड, कोई स्टार्टअप कंपनी है खड़ी करना चाहती है, उसके लिए उसको लैंड चाहिए, तो लैंड के लिए वो जो भी खरीद रही है उस पर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। बैंक से लोन ले रही है वो, तो लैंड खरीदने के लिए अगर वो बैंक से लोन ले रही है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अब वो सब्सिडी कहाँ से देगी? ये डॉटर फंड क्रिएट करेगी उससे, ठीक है। और ये डॉटर फंड में पैसा कहाँ से आएगा? ये जो फंड ऑफ फंड है 1000 करोड़ रुपए का, यहाँ से, ठीक। फिर फंडिंग बाय बैंक्स को भी प्रमोट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको भी प्रमोट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि आप इनको फंड दीजिए, ठीक है। ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ एमएसएमई लेंडिंग, जैसे वो एमएसएमई को मुद्रा लोन वगैरह से लोन देते हैं उसी तरीके से आप स्टार्टअप्स को भी लोन दीजिए। यूपी एंजल नेटवर्क, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनका एक नेटवर्क बनाया जाएगा। कैसे? इसमें लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट शैल फैसिलिटेट सेटिंग अप अ डेडिकेटेड यूपी एंजल फंड नेटवर्क, ठीक है, फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर प्रमोशन ऑफ यूपी बेस्ड स्टार्टअप्स। तो एंजल फंड जो है उसका नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि जो एंजल फंड के, मैंने एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में मैंने बताया इनिशियली आपको, जैसे कोई भी स्टार्टअप है अगर वो उसके पास पैसे नहीं है और उसके लेकिन उसके पास आइडिया बहुत अच्छा है, तो जो पहला फंड उसको प्रोवाइड कराता है वो एंजल इन्वेस्टर होता है। तो कई ऐसे अगर एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टार्टअप्स में बिलीव करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके फंड को लेके उनके फंड का एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा और उसके थ्रू अगर कोई स्टार्टअप्स हैं तो उनमें फंडिंग प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा इनिशियल लेवल पर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश शैल ओनली फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस फंड एंड शैल रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन। मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी और उसको रेगुलेट करने का काम लेकिन ये करेगी। मतलब रेगुलेशन तो ये कर सकती है लेकिन उसमें कोई कंट्रीब्यूशन खुद का नहीं करेगी। उसमें कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? वो एंजल इन्वेस्टर्स करेंगे, ठीक। देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ युवा हब। युवा हब एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 1-2 साल पहले लॉन्च किया गया था। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये युवा हब पिछले साल लॉन्च किया गया था या उसके पिछले साल? इसका फुल फॉर्म होता है युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो इसमें जो
अनएम्प्लॉयमेंट है जो यूथ के अंदर, उससे उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टार्टअप पॉलिसी से। इसमें लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नोबल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैक्स ऑफ ट्रेंड यूथ इन स्टेट थ्रू युवा हब एंड विल बी सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये युवा हब एवरी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। युवा हब शैल बी इंटीग्रेटेड विथ स्टार्टअप start in a UP portal to provide online information on any startup related queries। अगर वो कोई भी एक युवा हब से जुड़ा हुआ अनएम्प्लॉयड यूथ है और वो स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म स्टार्ट इन यूपी पोर्टल, इसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इससे स्टार्ट इन यूपी प्लेटफॉर्म से युवा हब को इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर इंटीग्रेशन विथ ओडीओपी। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में आपको पता है जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कम से कम एक प्रोडक्ट तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है जो फेमस है, और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फेमस है। तो ओडीओपी स्कीम जो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, उसको ये स्टार्टअप पॉलिसी जो 2020 है उससे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब कि अगर कोई ओडीओपी स्कीम के तहत कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है कोई एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको भी फैसिलिटेट किया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लिवरेजिंग द एनआरआई कनेक्ट। अब एनआरआई का क्या रोल है इसमें? नॉन रेसिडेंट इंडियंस इसका फुल फॉर्म होगा। नोडल एजेंसी शैल वर्क विथ एनआरआई डिपार्टमेंट एंड हायर कमीशन एम्बेसीज in reaching out to UP diaspora and encourage them to contribute in building the startup ecosystem in the state। तो मतलब एनआरआईज के पास जाया जाएगा, उनको इंकरेज किया जाएगा कि वो कंट्रीब्यूट करें, हमारे जो स्टेट में इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना है, हमारा जो एक विजन है उसमें कंट्रीब्यूट करें आप किसी तरीके से भी, चाहे फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली। ठीक है, नॉन फाइनेंशियली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मान लीजिए कोई एनआरआई है, विदेश में रहता है, उसकी कुछ ज़मीनें उत्तर प्रदेश में है, तो उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा है वो, तो वो उसको दे सकता है स्टार्टअप को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एज नॉलेज सेंटर। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कुछ काम ऐसा कुछ होता नहीं है, हालांकि काम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप सिंपल टर्म में याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेट कराने के लिए ये स्टेब्लिश किया जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एंड टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली यही काम है इसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। पेटेंट फाइलिंग कॉस्ट, अब इसके ऊपर भी गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अंदर इनिशिएटिव लिया गया है। मतलब कि जो इंडियन पेटेंट होंगे या इंटरनेशनल पेटेंट होंगे, उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियली हेल्प करेगी। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस बनाई जिसका कोई इंडिया में और कंपनी उसको प्रोवाइड नहीं कराती। ठीक है, तो इंडिया में वो पेटेंट फाइल करेगा। अब वो पेटेंट फाइल करेगा तो उसमें 2 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसको प्रोवाइड कराएगी। ठीक, इंटरनेशनल पेटेंट की बात करें तो इंटरनेशनली अगर वो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कोई कंपनी या कोई एंटिटी नहीं कराती, तो ये उसका पेटेंट राइट हो जाएगा उसका, उस स्टार्टअप का जो उसको प्रोवाइड कराएगी पहली बार। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 10 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगी। तो इंटरनेशनल के लिए 10 लाख और इंडियन के लिए 2 लाख रुपए। तो ये था मेरी तरफ से पूरा उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप पॉलिसी 2020 का एनालिसिस, और ये एनालिसिस काफ़ी डिटेल में था ये। तो आप इसको अगर प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो जो जितने फैक्ट्स हैं उसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस देने जा रहे हैं तो जो भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हुए हैं वो सारे आप 2 से 3 बार 4 बार उसको पढ़ लें, और आप उसको अगर डायरेक्टली कोट कर देते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, मैंने खुद से एडिट वगैरह नहीं किया है, सारी वर्ड टू वर्ड चीज़ें मैंने जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी लिखा हुआ था उसको लिखा हुआ है इसमें, और जो अननेसेसरी चीज़ें थी जिसके बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा उसको केवल नहीं लिखा हुआ है। तो आप उसको भी डायरेक्टली अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो मेरा नाम है नितेश सिंह, ये था उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।